सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल, देयर फंक्शंस, देयर नेसेसिटी, एंड हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव इन आवर डेमोक्रेसी. Also, national parties, state parties, challenges to political parties, and how can parties be reformed if necessary, and that's all. Summary. Starting with why do we need political parties? तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्या है? अगर डेमोक्रेसी चलानी है तो पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल होगा और उसकी नीड क्या है? ठीक है. सो पॉलिटिकल पार्टीज आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन आवर डेमोक्रेसी. विजिबल इंस्टीट्यूशन दैट इज कि अगर हम टीवी चालू करके देखते हैं तो हमें सबसे पहले क्या दिखता है? एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाला थिंग. दैट इज अगर बीजेपी के वोट्स हो रहे हो, कांग्रेस के वोट्स हो रहे हो, तो द पॉलिटिकल पार्टी उनका जो एक प्रस्ताव होता है वो हमें सबसे ज्यादा दिखता है, नॉट डिटेल्स. क्लियर? तो नाम पे जनता बनती है, राइट? सेकेंड इज पॉलिटिकल पार्टी इज वाइडली नोन बट नॉट नेसेसरीली पॉपुलर. अब मैं कहूं कि आपने बीजेपी कांग्रेस के सिवा कोई और पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि एनडीए है या फिर आरएसपी है, ये सब पार्टीज का नाम ही ना सुना हो तो सो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो वाइडली पॉपुलर हो. इट इज वाइडली नोन. क्लियर? पार्टीज ब्लेम फॉर डेमोक्रेसीज फ्लॉ. दैट इज अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा हो या किसी लॉ की वजह से कुछ इम्पैक्ट हो रहा हो तो हम सबसे पहले किसको डील करने के लिए कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी ने ये लॉ फॉर्म किया है तो उनका ही गलती होगा, राइट? तो पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑलवेज ब्लेम फॉर देयर फ्लॉ एंड देयर मिस्टेक्स. क्लियर? सो पार्टीज रिफ्लेक्ट सोशल डिवीजन. अब जैसे कि मैं बात करूं कि बीजेपी का ऐसा मानना है कि हम सिर्फ हिंदूज को सपोर्ट करेंगे, नॉट मुस्लिम्स. तो ये क्या हो गया? एक डिवीजन हो जाएगा ऑफ सोशलिटी, राइट? तो इस मैटर पे भी हम पॉलिटिकल पार्टीज को एक रीजन बताते हैं फॉर सोशल डिवीजन. क्लियर? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग क्या है या फिर वो एग्जिस्ट क्यों करता है, राइट? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी का रोल क्या है? सो फर्स्ट, a political party is a group of people who come together to contest or elect and hold the power in the government. That is क्या है? एक political party क्या form करती है? It is a group of people who come together and contest election and hold power in the government if they win. Clear? Second is they agree on some policies and program for the society and try to persuade people why their policies are better than others. मतलब वो क्या करेंगे? वो हमेशा ऐसी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स रिफॉर्म करने की कोशिश करेगी जिसकी वजह से उनका पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग फ्रेम हो. क्लियर? थर्ड इज दे सीक टू implement these policies by winning popular support through elections. तो वो क्या करेंगे? वो हमेशा ऐसी पॉलिसीज या फिर प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे जिनमें पॉलिसीज की वजह से वो पॉपुलर सपोर्ट गेन करें एंड इलेक्शंस जीते. लास्ट इज पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी. फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन मीन्स अगर कोई स्टेट को रिप्रेजेंट करती हुई पार्टी हमें इलेक्शन जीतती हुई दिखाई दे रही है तो वो क्या हो जाएगा? वो डिवीजन हो जाएगा बिटवीन नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी. क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, okay, so next is by which part it stands for, which policies it supports and whose interest it upholds. It's called partisanship. Partisanship. अब इसका मीनिंग क्या हुआ? जो पार्टी के लिए वो स्टैंड हो रही हो, जिन पॉलिसीज को वो सपोर्ट कर रही हो और जिनके इंटरेस्ट पे वो गेन कर रही हो व्यूज, उन्हें बोलेंगे पार्टीशनशिप. इसका एक रियल एग्जांपल दूं कि अगर मैं बीजेपी कोर सपोर्टर हूं तो मैं क्या करूंगी? बीजेपी कट अगेन, अगर मैं एक बीजेपी सपोर्टर हूं तो मैं क्या करूंगी? बीजेपी के ही पॉलिसीज और प्रोग्राम को कोरली हैंडल करना सीखूंगी और उनके कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं उठाऊंगी. दैट इज अगर मैं बीजेपी लवर हूं तो मैं बीजेपी को ही वोट दूंगी, नो मैटर हाउ रॉन्ग दे आर.
Clear? So that form and that term is called partisanship. Now coming to the components of political party. Political party बनती कैसी है? तो भाई सबसे पहले मेन रीजन होता है पॉलिटिकल पार्टी बनने का इज फॉलोवर्स. जितने फॉलोवर्स उतना व्यू, उतना फेम एंड उतना ही सपोर्ट. सेकेंड इज एक्टिव मेंबर्स. जितने अच्छे प्री कैंडिडेट्स, जितने अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, उतना ही ज्यादा सपोर्ट. एंड थर्ड मेन इज लीडर, द फेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. जैसे हम कहते हैं बीजेपी का फेस कौन है? तो नरेंद्र मोदी. सो लीडर इतना अच्छा होना चाहिए कि सपोर्ट उतना गेन हो सके. क्लियर? नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या है भाई? करेंगे क्या वो लोग? तो सबसे पहले पार्टीज कंटेस्ट करेंगी इलेक्शंस. ऑफ कोर्स उनको अगर जीतना है, उनको एक पावर होल्ड करनी है, तो वो इलेक्शंस के वो लोग क्या करेंगे? वो इलेक्शंस लड़ेंगे और अपना पावर होल्ड करेंगे. सेकेंड इज पार्टीज चूज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम. वो कुछ ऐसी पॉलिसीज या प्रोग्राम रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से उनको ज्यादा सपोर्ट मिले, ज्यादा रिफॉर्म मिले टू होल्ड पावर इन डेमोक्रेसी. थर्ड इज पार्टीज प्ले रोल इन मेकिंग लॉ. अगर कोई मैं लॉ अपने आप बनाना चाहूँ या कॉन्स्टिट्यूट में इम्प्रूव करना चाहूँ, तो थ्रू इलेक्शंस, थ्रू अपहोल्डिंग द पावर, मैं कोई लॉ भी बना सकती हूँ. ठीक है? फोर्थ इज पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट. क्या होगी? कोई भी कोलिएशन गवर्नमेंट अगर सपोज बनी, तो वो क्या होगी? पार्टी फॉर्म होगी और उसकी वजह से गवर्नमेंट रन होगी. दैट इज एक स्मूथ पाथ मिलेगा टू द रन द डेमोक्रेसी. क्लियर? सो फिफ्थ इज रोल ऑफ अपोजिशन. अब सपोज एक विनिंग पार्टी है, एक लूजिंग पार्टी है, तो मेरा क्या रहेगा? अगर मैं लूजिंग पार्टी में हूं तो मैं कॉन्स्टेंटली विनिंग पार्टी को एक चैलेंज करने की कोशिश करूंगी, जिनकी वजह से उनका जो इम्प्रूवाइजेशन रन है वो कभी घटे ना. राइट? तो मैं क्या करूंगी? कॉन्स्टेंटली उनको पोक करूंगी, कॉन्स्टेंटली उनको बताऊंगी कि आपकी पॉलिसीज और प्रोग्राम में ये गलतियां हैं और आपको ये जल्दी ही सॉल्व करनी चाहिए. सिक्स्थ इज शेप पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन कैसे चेंज कर सके? अब मैं जैसे कहूँ कि भाई अहमदाबाद में तो कुछ डेवलपमेंट ही नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये मेरा ओपिनियन है, मैं ये ओपिनियन दूसरों को बताऊंगी एंड दैट थ्रू एक साइकिल, एक चेन फॉर्म होगी पब्लिक के बीच में. तो सबको क्या लगेगा? अहमदाबाद में तो डेवलपमेंट ही नहीं है, कुछ नहीं है, रिसोर्स नहीं है. तो ये जो पब्लिक ओपिनियन है उनको भी चेंज कर सकती है पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम और उनके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर. एंड लास्ट इज प्रोवाइड एक्सेस टू वेलफेयर स्कीम्स टू द पीपल. वेलफेयर स्कीम्स, जो भी सारी योजना निकलती हैं जो गरीब लोगों के लिए है या फिर जो हैंडीकैप लोगों के लिए है, जो भी पॉलिसी या फिर स्कीम निकलती हैं, उनको मैं ज्यादा एक्सेस दे पाऊं टू द पब्लिक, टू द पीपल ऑफ कंट्री. वो सबसे ज्यादा मेन रोल होता है पॉलिटिकल पार्टी का. तो ये जो 6-7 हमने फंक्शंस देखे वो आपको दिमाग में रखने हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का क्या फंक्शन है, क्या वो रोल प्ले करता है, एंड सेकेंडली स्ट्रक्चर क्या है, किसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी बनती है. तो मेन इज फॉलोवर्स, देन एक्टिव मेंबर्स एंड लास्टली लीडर. क्लियर? अब भाई इतना पढ़ा हमने कि कट. अब हमने इतना पढ़ा कि फंक्शंस हो गए, कंपोनेंट्स हो गए. अब नेसेसिटी क्या है, जरूरत ही क्या है पॉलिटिकल पार्टी की? सो एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट. दैट इज, अगर मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ना बनाऊं, सिर्फ अपना एक इंडिविजुअल चल के एक इलेक्शन लड़ना चाहूं, ठीक है, मैं, मेरे साथ कोई पार्टी नहीं है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, मुझे इंडिपेंडेंट लड़ना है, ठीक है, तो सारे ही कैंडिडेट एलिजिबल तो हैं. सेकेंड, so no one will be able to make any promises to the people about major policy changes. अगर मैं अकेली खड़ी होके बोलूं कि भाई मैं तो खड़े खड़े पीएम बन जाऊंगी, और सेकेंडली एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो पॉलिसीज और प्रोग्राम रिफॉर्म कर रहा है, कुछ कोशिश कर रहा है और कुछ इम्पैक्ट देने की कोशिश कर रहा है, तो आप किसका मानोगे? मेरा या उसका? क्लियरली उनका. राइट? तो मेरी वजह से, मेरे अकेले कहने से कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं, और मैं कोई प्रॉमिस नहीं दे सकती हूँ आप लोगों को कि मैं भाई नेक्स्ट पीएम होंगी. ठीक है? थर्ड इज द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन वेरी अनसर्टेन.
अनसर्टेन का मीनिंग क्या होता है? भली वारी नहीं है, कुछ नहीं पता है हमें, सिग्निफिकेंस नहीं है कुछ। गवर्नमेंट तो मैं जैसे तैसे बना लूंगी, चलो मैं पीएम भी बन जाऊंगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कौन संभालेगा, देश कौन संभालेगा? मेरे अकेले से तो होगा नहीं, ठीक है? तो वो अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। फोर्थ इज रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल लोकली बट नो वन इज अकाउंटेबल फॉर नेशनल गवर्नेंस। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे अहमदाबाद से लड़ लिया इलेक्शन, मैं जीत भी गई, तो मैं तो सिर्फ अहमदाबाद को देखूंगी, मैं थोड़ा ना पूरे देश को देखूंगी। सो इट इज ऑलवेज स्टेट वाइज एंड नॉट नेशनली। नेशनली गवर्नेंस का मेरे ऊपर कोई हक नहीं रहेगा, ठीक है? पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ अब मैं कहूं, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि the rise of the political parties is directly linked to the emergence of representative democracy. That is, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को ग्रो करना है तो वो किससे लिंक रहेगी? टू इट्स इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन है जो डेमोक्रेसी को रन करेंगे? सो सबसे पहले तो डेमोक्रेसी आती है कि भाई बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बाय ऑफ द पीपल। सेकेंडली रिप्रेजेंटेटिव चूज करने पड़ेंगे एंड देन ओनली वी कैन टेक द डिसीजंस। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी की नीड ही नहीं रही तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? अब जैसे मैंने पंचायत इलेक्शंस थ्रू मैंने कोई इलेक्शंस लड़ लिए, सेकेंडली मैं किसके लिए वर्क करूंगी? फॉर अ स्मॉल एरिया है ना, लेस पीपल, सिर्फ इतने इतने एरिया में, दैट इज मैं अहमदाबाद के लिए लड़ूंगी। तो अगर मैं कंटेक्स्ट इंडिपेंडेंटली लड़ूंगी तो क्या होगा? जो रिफॉर्म्स होंगे, जो कैंडिडेट्स होंगे, वो मेरे को इजीली चूज कर पाएंगे फॉर अ बिग स्टेट होल्ड वाइज। तो इसकी वजह से लार्जर इलेक्शंस में सिर्फ एक सिंगल डिसीजंस का मीनिंग नहीं होता है। दे नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल, दे नीड अ रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट टू रन द डेमोक्रेसी। क्लियर? तो हमने जो क्वेश्चन देखा व्हाट इज द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो उसका हम सोल्यूशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट, they also need a agency to gather different views on various issues to present the government. That is, अगर मैं अकेले कोई ओपिनियन ले लेती हूँ और मैं उसे रिफॉर्म करना चाहती हूँ, मैं उसे रखना चाहती हूँ, तो मेरे से अकेले पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे लोगों की डिफरेंट व्यूज लेनी पड़ेगी कि वेदर आई एम राइट और नॉट, ठीक है? तो ये एक डिफरेंट ओपिनियन का है मुद्दा। सेकंड इज दे नीडेड सम वेज टू bring various representative together so that a categories responsible government could be formed. अब इसका मीनिंग क्या है? हमें दूसरे दूसरे रिप्रेजेंटेटिव ढूंढने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं कोई मनी सेक्शन संभाल रही हूँ तो मैं उसकी रिप्रेजेंटेटिव हूँ। कोई पार्टी स्लोगन्स और ये सब संभाल रहा है तो वो उसका अलग रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो ये जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव मुझे खड़े करने पड़ेंगे, उसकी वजह से क्या होगा कि सब लोग रिस्पॉन्सिबल फील करेंगे। ऐसा नहीं है कि अकेले सिर्फ मैं लड़ रही हूँ तो मुझे ही सब काम करने हैं। अलग अलग लोगों को डिफरेंट काम देके, रिप्रेजेंटेटिव देके क्या करूंगी मैं? रन करूंगी स्मूथली, ठीक है? Third is they needed a mechanism to support or restrain the government, make policies, justify or oppose them. अब इसका मीनिंग क्या है भाई? अगर एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई तब उसको इधर मैं सपोर्ट करूंगी या रिस्ट्रेन करूंगी। दैट इज, अगर मैं बीजेपी को चाहती हूँ तो मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगी, और मुझे कांग्रेस नहीं पसंद तो मैं उसे क्या करूंगी? रिस्ट्रेन करने की कोशिश करूंगी। दैट इज, उनकी सारी पॉलिसीज प्रोग्राम उनको बेकार मानूंगी, ठीक है? सो दिस थिंग makes policies either justify or oppose them, ठीक है? Last is parties are a necessary condition for a democracy. जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में कहा कि अगर मैं इंडिविजुअल इलेक्शंस लड़ना चाहूं तो दैट इज नॉट कोर पॉसिबल, और वो हो ही नहीं सकता। वी नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल, वी नीड अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट टू रन द डेमोक्रेसी, एंड दैट इज अ नेसेसरी कंडीशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? नाउ हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव? चलो पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, लेकिन कितनी बनाए, ठीक है? तो एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल आर फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी।
Second, more than 750 parties are registered with the Election Commission of India currently. 750 पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती हैं हमारे कंट्री में, जो हमको सिर्फ पता नहीं है, राइट? क्योंकि हम तो जानते हैं सिर्फ 4-5 को। तो ऐसा नहीं है कि 4-5 के अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। स्टेट वाइज, पंचायती वाइज, नेशनल वाइज बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जो हमें नहीं पता है। Third is, not all these parties are serious contender in the election. अब सही बात है, अगर कोई पंचायती राज का पार्टी मैं आपको नेशनली रख दूं तो आप उसे सपोर्ट नहीं करोगे, आप उसे जानते नहीं होंगे। सपोज इफ वी लीव इन अहमदाबाद और मैं कोई अरुणाचल प्रदेश की पार्टी लाके यहाँ पे खड़ी कर दूं, तो आप तो जानते नहीं होंगे ये कौन है, इनके रिप्रेजेंटेटिव कौन है, इनके कैंडिडेट्स क्या काम करते हैं, वो पॉलिसीज या प्रोग्राम क्या रिफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑल आर सीरियस कंटेंटर्स नहीं होते, ठीक है? दे स्टे इन दैट रीजनल पार्टी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो नेशनली रिप्रेजेंट करें। Fourth is, only a handful of parties are effectively in race to win the elections and form the government. जैसे कि आपको पता है ये 4-5 पार्टी आपको पता है, आप है, कांग्रेस है, बीजेपी है, तो ये कुछ गिनी चुनी पार्टीज होती हैं जो हैंडफुल होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं टू इलेक्ट द कमीशन फॉर नेशनली। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दैट? चलो, हमें प्रॉब्लम तो पता चल गई कि हर कोई पॉलिटिकल पार्टीज बना सकता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या ला सकते हैं? फर्स्ट इज लीगल फ्रीडम टू फॉर्म पार्टीज। सो देयर इज अ लीगल फ्रीडम। अगर मुझे आज कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो आई कैन फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी। सेकेंड इज इलेक्टोरल सिस्टम रेस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन। दैट इज रीजनल एरिया में दो पार्टीज खड़ी होगी एक दूसरे के सामने, तब वो प्रेजेंट तो कर रही है एक ही रीजन को, लेकिन दो पॉलिटिकल पार्टी होगी, तो इलेक्टोरल सिस्टम क्या करेगा? ये जो कंपटीशन है उसको वो रेस्ट्रिक्ट कर देगा। थर्ड इज, वन पार्टी सिस्टम शुड बी अनडेमोक्रेटिक। जैसे कि अब मैं कहूं कि मैं बीजेपी लवर हूं, तो मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करूंगी फॉर नेक्स्ट 20 years, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? इतना तो होना चाहिए प्रैक्टिकली कि अगर कोई कांग्रेस की कोई अच्छी पॉलिसीज है, कुछ प्रोग्राम है, तो वो लाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि वन हैंड पार्टी ही इज ऑलवेज डेमोक्रेसी रन करती है, ऐसा नहीं है। वी कैन इलेक्ट अनदर पार्टी ऑल्सो एज पर योर चॉइस। डेमोक्रेसी नीड्स मल्टीपल पार्टीज। जैसे कि मैंने कहा कि अगर बीजेपी ही 15 साल तक रूल करती रहे, तो भाई अपोजिशन का रोल क्या होगा? अपोजिशन क्या करेगी? अगर सिर्फ एक ही पार्टी रही तो अपोजिशन कोई होगा ही नहीं। सो डेमोक्रेसी नीड मल्टीपल पार्टीज एज देयर अपोजिशन एंड टू फॉर्म डोमिनेशन। लास्ट इज फेयर चांस टू गेन पावर। सबको फेयर चांस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी अभी ज्यादा फेम कमा रही है तो दैट डजंट मीन कि कांग्रेस कुछ नहीं करेगी या फिर कांग्रेस का कोई हक नहीं बनता है, तो दैट इज नॉट ट्रू। सबको एक फेयर चांस मिलना चाहिए टू इलेक्ट, टू रन द पावर एंड टू होल्ड द पावर, ठीक है? नाउ हमारा क्वेश्चन क्या था, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए? तो उसका एक एग्जांपल मैंने दिया है कि हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव। सो फर्स्ट इज वन पार्टी सिस्टम, सेकेंड इज टू पार्टी सिस्टम एंड थर्ड इज मल्टी पार्टी सिस्टम। तो स्टार्ट करेंगे हम वन पार्टी सिस्टम से। ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट हियर। एग्जाम्पल है चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना में फिलहाल कोई डेमोक्रेसी नहीं चलती है। डेमोक्रेसी किसकी चलती है? सिर्फ एक पार्टी के हाथ में है, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी, जहाँ पे जो भी वहां पे लीडर है वो ही सब डिसीजंस लेगा, नॉट स्टेट वाइज और रीजनल वाइज, ठीक है? तो एक ही बंदा है जो पूरे नेशनली, स्टेट, रीजनल, पंचायत सबके डिसीजंस वही लेगा। Second is two party system. Here power shifts between two party, that is other party contest election in and win few seats. अब इसका एग्जाम्पल दूं मैं, ओके सॉरी, अब इसका एग्जाम्पल दूं तो दैट इज यूएसए एंड यूके। यूएसए और यूके में क्या है, टू पार्टी सिस्टम चलती है। दैट इज यूएसए की एक पॉलिटिकल पार्टी है, यूके की एक पॉलिटिकल पार्टी है, दोनों ही मिलके एक पार्टी या फिर
टू पार्टी सिस्टम चलाने की कोशिश करते हैं। यूएसए की सीट्स में सपोज 5 सीट्स रिजर्व हुई है बाय यूएसए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ पे 2% सीट्स रिजर्व हुई है इन इलेक्शंस। तो दोनों को मिलता है, दोनों को फेयर चांस मिलता है टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड विन फ्यू सीट्स एंड टू होल्ड पावर बिटवीन देम। ठीक है। थर्ड इज मल्टी पार्टी सिस्टम। If several parties compete for power and more than 2 parties have a reasonable chance to coming to the power, that is called coalition government। and ये होता है हमारे इंडिया में। coalition government में क्या होता है, सपोज नेशनल वाइज एग्जाम्पल इज बीजेपी, हम अभी हमको पता है कि नेशनली वो रूल कर रही है। स्टेट में अगर मुझे बिहार में जाना है तो बिहार में क्या होगा, एक जो आरएसपी है, ये सब जो पार्टीज हैं वो लोग क्या करेंगी, वो बीजेपी और आरएसपी का एक कॉम्बिनेशन फॉर्म करेगी और फॉर्म करेगी एनडीए, यूपीए, एलडीएफ जैसी गवर्नमेंट्स। दैट इज कॉल्ड कोलिएशन गवर्नमेंट। ये कोलिएशन गवर्नमेंट हम फॉर्म करेंगे टू रन बोथ नेशनली एंड स्टेट वाइज। ठीक है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है, देन कम्स टू पार्टी सिस्टम एंड लास्टली वन पार्टी सिस्टम। क्योंकि जो पावर होल्डिंग है वो सब में आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे सारे के पास है, यहाँ सिर्फ 2 लोगों के पास है और यहाँ पे सिर्फ 1 लोगों के पास है। तो जो ये जो शेयरिंग ऑफ पावर है वो सबसे ज्यादा कम चाइना में है, देन यूएसए एंड यूके एंड लार्जली इन इंडिया। क्लियर? अब आते हैं हम नेशनल पार्टीज पे। ठीक है। अब हमने पॉलिटिकल पार्टीज के टाइप्स देख लिए, उसके फॉर्म्स देख लिए। अब नेशनल पार्टीज होती क्या है, ठीक है, जो अभी रूल कर रही हैं। सो दीज आर द पार्टीज हु ऑपरेट अक्रॉस स्टेट्स विथ कॉमन पॉलिसीज। स्टेट्स के ऊपर भी जो कॉमन पॉलिसीज पे वर्क करी है, दैट इज कॉल्ड नेशनल पार्टी। ऑल पार्टीज मस्ट रजिस्टर्ड विथ इलेक्शन कमीशन, दे मस्ट बी रजिस्टर्ड and must elect election। Large established parties get special facilities and symbols। जैसे कि आपको पता है बीजेपी का क्या है सिंबल, दैट इज कमल। ठीक है। तो उनको एक स्पेशल फैसिलिटी मिलती है और सिंबल्स मिलते हैं टू रिप्रेजेंट द पार्टी। सच पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। क्यों रिकॉग्नाइज्ड बोला है, क्योंकि वो जानी पहचानी है, दे गेट द मेजर वोट्स, दे गेट द मेजर लोकल सपोर्ट टू रन द पार्टी। नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ नेशनल पार्टी। ठीक है, मुझे किस तरह से एंटर होना है। तो स्टेट पार्टी इलेक्शंस में 6% वोट्स होने चाहिए इन स्टेट, और से एटलीस्ट 2 सीट्स होनी चाहिए असेंबली सीट्स में। जो भी ये असेंबली होती है, लोकसभा, राज्यसभा, ये जो असेंबली सीट्स होती है उसमें सेकेंड दैट इज 2% सीट्स चाहिए और यहाँ पे 6%। अब नेशनल पार्टी में कितने चाहिए, ये था सिर्फ स्टेट का। नेशनल पार्टी में कितने चाहिए, तो 6% वोट्स एज इन 4 स्टेट्स। ठीक है। और 4 लोकसभा सीट्स चाहिए टू ऑक्यूपाई एज अ नेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। According to this classification, there is 6 recognized national parties in our India as per notification of Election Commission of India issued in 2023। 2023 का हमने बताया है नेशनल पार्टीज। 6 recognized नेशनल पार्टीज अभी इंडिया में है। लेटेस्ट तो अभी बढ़ गई होंगी, लेटेस्ट इज अपॉन 7-8 न्यू आई है पार्टी एज पर 2026 लॉ। ठीक है। तो ये 6 पार्टीज को पहले तो उनके सिंबल्स याद कर लो, सेकेंडली उनके फुल फॉर्म क्या है वो याद कर लो। तो दैट इज आप, देन अरुणाचल प्रदेश की नेशनल पीपल पार्टी, देन नेशनल कांग्रेस, देन सीपीएमआई, देन बीएसपी एंड लास्टली बीजेपी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम बीजेपी। इसका फुल फॉर्म क्या है, भारतीय जनता पार्टी, दैट इज फाउंडेड इन 1980, सक्सेसर ऑफ भारतीय जनसंघ। सबसे पहले भारतीय जनसंघ बना था, देन इन 1980s
इसको रिफॉर्म करके चेंज करके नाम दिया गया भारतीय जनता पार्टी। इट इज इंस्पायर्ड बाय हिंदुत्व, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अन्योदता। अब इस पार्टी का मोटिव क्या है, ठीक है, तो वो हिंदुइज्म को सबसे ज्यादा सपोर्ट करना चाहती है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कंट्रोल करना चाहती है, एंड थर्ड इज अन्योदय, दैट इज इक्वल राइट्स टू गेन स्कीम्स टू ऑल पीपल। थर्ड इज क्या सपोर्ट कर रही है, तो भाई सिविल कोड, जेएनके इंटीग्रेशन एंड बैन ऑन कन्वर्जन्स। किस बेसिस पे, उनका क्या क्वालिटी पॉलिसी है, तो उनकी क्वालिटी पॉलिसी क्या है, सिविल कोड को मेंटेन करना है, जो भी हमारे इंडिया और बाकी सब देशों के बीच में जो भी वॉर्स होती हैं तो उनके सिविल कोड मेंटेन कर रहा है। सेकेंड इज जेएनके इंटीग्रेशन, जम्मू और कश्मीर को हमें किसी और कंट्री को नहीं देना है, तो इंटीग्रेशन का काम है। थर्ड इज बैन ऑन कन्वर्जन्स, जो भी कन्वर्जन्स होते हैं रीजनल एरिया में, दैट इज हिंदू लोगों को मुस्लिम में कन्वर्ट करा जाता है, बुद्धिज्म को क्रिश्चियन में, तो ये जो कन्वर्जन्स हो रहे हैं ऑफ रिलीजन वो बैन होते हैं। दे आर एक्सपेंडेड नेशन वाइड सिंस 1990s। 1990s में सबसे ज्यादा नेशन वाइज वो एक्सपांड हुए थे। दे लेड एनडीए गवर्नमेंट फ्रॉम 1998। 1998 में उन्होंने एनडीए फॉर्म करी थी, दैट इज एन कोलिएशन गवर्नमेंट। And lastly, they won 303 Lok Sabha seats in 2019 and currently leads the center. So Lok Sabha seats उनकी याद रखनी है। Secondly, उनका पॉलिटी पॉलिसी क्या है। Thirdly, कौन से ईयर में वो फाउंड हुए थे। And fourth is who are they inspired from। ठीक है, ये 4-5 चीजें आपको मेनली याद रखनी है इन ईच पॉलिटिकल पार्टी, और इनका सीक्वेंस सेम रहेगा। पहले तो कौन से ईयर में फाउंड हुआ था, हु आर दे फ्रॉम इंस्पायर्ड, थर्ड इज हु दे सपोर्ट, व्हाट पॉलिसीज दे सपोर्ट, एंड फिफ्थ इज हाउ मेनी लोकसभा सीट्स दे वॉन इन द ईयर ऑफ 2019। टेक्स्ट बुक में 2019 का ही सबसे ज्यादा डेटा दिया गया है। Now coming to Indian National Congress Party, जो कि हम बोलते हैं opposition party of BJP. So they were founded in 1885, one of the most oldest party in the world. They are dominant in Indian politics post independence under Nehru. Under Nehru they were more dominating. जो जब हमको इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद ही जो कांग्रेस पार्टी है, they were very dominant and they were ruling from starting. ठीक है। Third is they ruled till 1977, and in between of 1980 to 1989 they led UPA from 2004 to 2019। UPA क्या है, जैसे लास्ट स्लाइड में देखा एनडीए, वैसे ही यूपीए है एक कोलिएशन गवर्नमेंट। ठीक है, They are the centrist party who support secularism, welfare and reforms। हमने देखा था लास्ट चैप्टर में secularism क्या होता है, उनके reforms और welfare system क्या होते हैं। And last second is nation wide represent करेगा और decline after 1989। जो उनकी presence है, जो उनका बोलते हैं ना कि एक महत्व चीज होती है, वो 1989 के बाद बहुत कम हो गया क्योंकि और पॉलिटिकल पार्टीज तब आने लगी थी। एंड लास्टली दे वॉन 19.5 वोट्स एंड 52 लोकसभा सीट्स इन 2019। क्लियर? Next comes the party Aam Aadmi Party, called as AAP. They were formed in 2012, 26 November after anti-corruption movement। तो anti-corruption movement के बाद इनका जो significance था political party का वो बढ़ गया, because they formed at that time focuses on accountability, transparency and good governance। तो भाई कौन accountable है, ट्रांसपेरेंसी होती है कि नहीं एक स्मूथ ऑपरेशन में, एंड लास्टली गुड गवर्नेंस है कि नहीं, तो वो उन पे फोकस करता है। बिकम सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन दिल्ली, फॉर्म गवर्नमेंट विद आईएनसी सपोर्ट। दिल्ली में सबसे ज्यादा उनका
वर्चस्व है। सेकेंडली लार्जेस्ट पार्टी है दिल्ली में, और उन्होंने आईएनसी कांग्रेस का सपोर्ट लेके कोलिएशन गवर्नमेंट भी फॉर्म की थी, एंड दे आर इमर्ज एज अ थर्ड फ्रंट इन गुजरात आफ्टर 2022 इलेक्शंस। 2022 इलेक्शंस के बाद गुजरात में भी उनका काफी इम्पैक्ट है। एंड लास्टली दे गवर्न्स द दिल्ली एंड पंजाब एज करेंटली, and they won one Lok Sabha seat in 2019. Next is BSP, known as बहुजन समाज पार्टी। अब ये जो बहुजन समाज पार्टी है वो फॉर्म हुई थी 1984 अंडर काशीराम। काशीराम वाज द फाउंडर ऑफ दिस पार्टी, और उनके अंडर ही पॉलिसीज और प्रोग्राम फॉर्म की थी टू रन द पॉलिटिकल पार्टी। दे रिप्रेजेंट बहुजन समाज, दलित है, आदिवासी है, ओबीसीज है, माइनॉरिटीज है, एज एसटी एसटी कैटेगरीज, उनको ये पार्टी रिप्रेजेंट करती है, उनके लिए वो लड़ती हैं। थर्ड इज दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम फुले, पेरियर स्वामी, अंबेडकर, साहू महाराज। ये जो रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टीज रूल की थी। Fourth is they has a strong base in उत्तर प्रदेश as well as presence nearly in state, जैसे उत्तर प्रदेश के नियर बाय जो भी स्टेट्स है उनमें उनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। फिफ्थ इज दे फॉर्म यूपी गवर्नमेंट मल्टीपल टाइम्स विद अलायंस। जो यूपी गवर्नमेंट है, जो कोलिएशन गवर्नमेंट है, उनके साथ उनने सबसे ज्यादा गवर्नमेंट साइन की है, दैट इज मल्टीपल टाइम्स दे फॉर्म अ कोलिएशन गवर्नमेंट। एंड लास्टली 3.63 votes they won in Lok Sabha seats as per 10 seats. Next is NPP, called as National People's Party. They are representative of Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh की एक regional party हमारे nationally represent कर रही है as in government. They were formed in July 2013 under P.A. Sangma. P.A. Sangma was the founder of this party, and they were formed in 2013. Now, they were the first Northeast party to become a national party. As I said, Arunachal Pradesh एक north side region है और वो represent कर रहा है as a national party. They believes in regional diversity as well as inclusive government. तो जो भी वहाँ पे नॉर्थ साइड जितने भी नियर बाय स्टेट्स हैं उनको वो रीजनल डाइवर्सिटी और इंक्लूसिव गवर्नमेंट, दैट इज कि वहाँ पे डेवलपमेंट और सोर्स है, जो रिसोर्स है वो कभी कम ना हो, दैट्स व्हाई दे आर फॉर्मिंग अ नेशनल पार्टी टू रन द इलेक्शन। फिफ्थ इज दे फोकस ऑन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट। क्योंकि रीजनल एरिया है तो वहाँ पे इतना एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या फिर एम्पावरमेंट नहीं होता है, इसलिए उनकी क्वालिटी पॉलिसी ही वही है टू गेन दैट। Last second is they form government in Meghalaya and they are active across northeast. मेघालय में उनकी सबसे पहली गवर्नमेंट बनी थी और नियर बाय स्टेट्स में भी उनका काफी मोटिव है। Lastly, they won one Lok Sabha seats in 2019. Second last is our Communist Party of India, as called Marxist. So they were founded in 1964 and they follows Marxism, Leninism. एक क्रिश्चियन ग्रुप है, उनको वो फॉलो करता है। दे सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड अपोजेस इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। अब मैं जैसे कहूँ कि कुछ ऐसी रीजनल पार्टीज होती हैं जो ऑफ कंट्री नहीं होती है, दे कम फ्रॉम अनदर कंट्री, और देयर कल्चर, ठीक है, तो उनको वो सपोर्ट करती हैं। They uses democratic elections to achieve socio-economic justice, जो कि एक सोशल और इकोनॉमिक के बीच में जो बैलेंस होना चाहिए, जो जस्टिस और रिफॉर्म होना चाहिए, वो उनको सपोर्ट करती है। एंड दे यूज डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एज नेशन वाइड। दे हैड अ स्ट्रॉन्ग बेस इन वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा। जो साउथ साइड नेशंस हैं, जो स्टेट्स हैं, उनको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। And last second, they had a critical liberal economic policies, as well as they ruled West Bengal for 34 years and 1.75 votes in Lok Sabha seats in 2019 elections. तो इसका मीनिंग क्या है? ये जो फर्स्ट
पार्ट है, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म को फॉलो करते हैं, किस जगह पे वो फाउंड हुए थे, हु दे सपोर्ट, हु दे यूज फॉर इलेक्शंस, at what area they had a strong base, and lastly कितने लोकसभा सीट्स they won in 2019. अब बारी आती है स्टेट पार्टीज की, ठीक है। नेशनल पार्टी कितनी थी? 6 पार्टी थी, हमने देखी, बीएसपी, सीपीआई, बीजेपी, कांग्रेस, एनपीपी एंड लास्टली जल्दी बोलो, बीएसपी, ओके, सॉरी आप। सो स्टेट पार्टीज का क्या रोल है आफ्टर नेशनल पार्टी? सो मोस्ट मेजर पार्टीज होती हैं क्लासिफाइड, जिनको बोलते हैं स्टेट पार्टीज, दे आर कॉल्ड एज रीजनल पार्टीज, क्योंकि भाई इतने ही एरिया में वो इलेक्शंस लड़ती हैं। दे मे नॉट बी रीजनल बेस्ड एज आइडियोलॉजी। अब जैसे कि जम्मू कश्मीर से वो लड़ रही हैं, तो दैट इज नॉट ट्रू कि वो जम्मू कश्मीर को ही फॉलो करें, उनका ही कल्चर डाइवर्स करने की कोशिश करें। दे कैन रन here also, in Gujarat also they can form elections, ठीक है। some are national parties with active in few states, ठीक है। कुछ कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो few states में भी अप्लाई होती है, जैसे कि अभी है हमारे गुजरात में, तो सेंटर में नेशन वाइज भी बीजेपी इज रूलिंग एंड इन गुजरात ऑल्सो बीजेपी इज रूलिंग, ठीक है। सो फ्यू होती हैं, लेकिन स्टेट्स में भी वो अप्लाई होती हैं। एग्जाम्पल इज एसपी एंड आरजेडी हैव अ नेशनल ऑर्गेनिज्म। ये जो समाजवादी पार्टी है और आरजेडी है, वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं एंड एज वेल एज स्टेट वाइज में भी। सम पार्टी स्ट्रेस स्टेट आइडेंटिटी। इनके एग्जाम्पल दूं तो मैं, नॉर्दर्न ग्रुप है जो पूरा, उसमें आ जाता है अपना अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुरा, मिजोरम। सो ये जो कुछ स्टेट्स हैं वो क्या करते हैं, उनके पास थोड़ा स्ट्रेस होता है टू collect the regional diversity and to gain uphold power in the government. Their number and strength increased over decades. ऐसा नहीं है कि अभी अभी आई हैं, they are starting from a lot of years back and a parliament becomes politically diverse. पार्लियामेंट है, उनको तो क्या चाहिए, एक पॉलिटिकली डाइवर्स फील चाहिए कि यहाँ से भी एक पॉलिटिकल पार्टी आनी चाहिए, यहाँ से भी है, यहाँ से भी। लास्टली दे डू नॉट रिप्रेजेंट सिंगल पार्टी एंड मेजोरिटी में 2014 तक ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं थी जो सिंगली जीती हो। सो उनकी वजह से हमने लाया कोलिएशन गवर्नमेंट और अलायंस बनाना शुरू किया। एज आई सेड, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और समाज पार्टी को लेके और यहाँ से बीजेपी को लेके हमने फॉर्म किया एनडीए गवर्नमेंट, जो कि एक कोलिएशन गवर्नमेंट है, जो 2014 के बाद इलेक्शंस में जीती थी एंड thus ड्यू टू दिस फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होना शुरू हुई, ठीक है। तो ये थी अबाउट स्टेट पार्टी। नाउ कमिंग टू चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टी बना ली, रिफॉर्म कर ली, इलेक्शन भी जीत लिया, अब उनके चैलेंजेस क्या होते हैं इन आवर कंट्री। सो पॉलिटिकल पार्टीज आर द एसेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को नीड ही है भाई पॉलिटिकल पार्टीज की। दे आर द विजिबल फेस, जो फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था हमने। एंड ग्लोबल डिससेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का। Lastly, India also faces dissatisfaction, criticism on 4 major problems. तो वो 4 major problems हम देखेंगे कि क्यों भाई globally dissatisfaction हो रहा है of that political party, and how to overcome those challenges, उनको हम बोलेंगे reform, ठीक है। तो हम 4 challenges देखेंगे, also reform techniques to overcome those challenges. Now, the first problem is lack of internal democracy. So, power in parties is concentrated in one or few top leaders. अब यहाँ पे तो अंदर अंदर ही पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। तो क्या होती है, जो पावर होल्डिंग चैनल होती है वो किसके बीच में होती है, कुछ ही फ्यू लीडर्स के बीच में उन लोगों ने पावर शेयर की होती है, ताकि जो नीचे वाले सिस्टम है, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है या जो मेंबर्स हैं ऑफ इलेक्शन, उनको पावर ना मिले। तो जो पावर है वो
आपस में ही घुल मिल जाती है। सेकेंड इज पार्टीज डू नॉट मेंटेन मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन। तो जो भी कोई अगर न्यू मेंबर इलेक्ट हुआ हो या फिर एंटर हुआ हो उस पॉलिटिकल पार्टी में, तो उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ऐसे ही वो मुंह उठा के कोई भी मेंबर को जोड़ देते हैं, तो दैट इज नॉट वैलिड। थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग एंड इंटरनल इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। क्यों भाई? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उनका मेजर मोटिव ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक पॉलिसी और प्रोग्राम्स रिफॉर्म करने होते हैं टू पीपल टू गेन द वोट। तो अगर कोई मीटिंग ही नहीं होगी, कोई इंटरनल डिस्कशन ही नहीं होगा, सिर्फ ऊपर के 4-5 लोग जो टॉप लीडर्स हैं वही सब डिसीजन लेंगे, तो दैट इज नॉट फेयर। Fifth is ordinary members lack in information and there are no means or connections to influence the decisions. अगर इंफॉर्मेशन देने में कोई कमी रह गई तो प्रॉपर पार्टी की फंक्शनिंग नहीं होगी। सेकेंडली, कोई मीन्स और कनेक्शंस नहीं होंगे जो इन्फ्लुएंस करेंगे डिसीजन को। अगर कोई 4-5 लोग ही लीडर ही चलाते रहे पार्टी, तो जो इंटरनल जो लोग होंगे, जो मेंबर्स होंगे, उनके कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं होगा। जैसे कि हमने पढ़ा था, पीओवी सबका इंपॉर्टेंट है टू गेन द डिफरेंट व्यूज। लीडर्स अज्यूम दे हैव एक्सेसिव डिसीजन मेकिंग पावर इन पार्टीज नेम। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है? अगर बीजेपी में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही सारे डिसीजन लेता गया, तो दैट इज अनफेयर टू अदर पीपल हु आर concentrating their energies in that political party. ठीक है, those who disagree with leadership find it difficult to stay in the party. अगर किसी ने गलती से अपोज कर दिया लीडर का कोई पॉलिसी, तो उनका कोई हक नहीं बनता है उस पॉलिटिकल पार्टी में रहने का, क्लियरली उनको वहां से निकाल दिया जाता है। पर्सनल लॉयल्टी टू लीडर्स बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट देन पार्टी प्रिंसिपल। अब इसका मीनिंग क्या है? मैं सिर्फ लीडर्स को ही मक्खन लगाती रहूं, उनके ही सारे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉलो करती रहूं, तो ये जो पर्सनल लॉयल्टी टुवर्ड्स लीडर है वो बढ़ती जाएगी रादर देन अ पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर प्रिंसिपल। ठीक है, नाउ सेकंड चैलेंज इज डायनेस्टिक सक्सेशन। सिंपल मीनिंग में समझाऊं कि अगर मेरे दादा कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे, तो वो क्या कोशिश करेंगे कि उनके बेटे को ही वो पावर मिले, और मेरे पापा क्या कोशिश करेंगे कि मुझे ही पावर मिले। तो ये जो डायनेस्टिक सक्सेशन हो रहा है वो मेजरली हमको पॉलिटिकल पार्टीज में दिखाया जाता है। काका, मामा, दादा, उनको पॉलिटिकल पार्टीज की पावर होल्ड करने का सबसे ज्यादा मोटिव रहता है। सो लैक ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर, एज आई सेड, ऑर्डिनरी वर्कर्स को बहुत लिमिटेड चांसेस मिलते हैं क्योंकि भाई उनकी पहुंच नहीं है। लीडर्स फेवर फैमिली मेंबर्स, एज आई सेड, एंड क्लोज एसोसिएट। टॉप पार्टी पोजीशंस रिमेन विद इन वन फैमिली, कोई दूसरे को वो पावर शेयर ही नहीं कर रहा है, and that is unfair to other members and harmful to democracy, of course, because inexperienced लोग और unpopular leaders आ जाएंगे तो कौन, like, of course कौन ही उन्हें वोट देगा। ठीक है, this problem exists worldwide and even in old democracy. ठीक है, third is role of money and muscle power. तो पार्टीज फोकस मेनली ऑन अ विनिंग इलेक्शंस। हमें क्या लेना देना है? सिर्फ इलेक्शंस रन करने हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है टू थिंक अबाउट पीपल। सेकेंड इज दे अडॉप्ट अनफेयर शॉर्टकट्स टू सिक्योर विक्ट्री। कुछ ऐसे शॉर्टकट्स यूज करते हैं या फिर करप्शन को इंड्यूस करते हैं टू विन द विक्ट्री। थर्ड इज कैंडिडेट विथ मनी आर प्रेफरेबल। अगर कोई एमएलए या एमपी है दैट इज रिच इन हिज स्टेट या फिर रीजनल एरिया में, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेंगी? उन्हें ही सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे टू रन द इलेक्शन। फोर्थ इज रिच इंडिविजुअल एंड कंपनीज इन्फ्लुएंस पार्टी डिसीजंस। अब कोई एमएलए एमपी जो कि एक रिच इंसान है, वो क्या करेगा? वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसका सारा पैसा इलेक्शन में गया है, तो वो सबसे ज्यादा होल्ड करेगा पावर। फिफ्थ इज क्रिमिनल एलिमेंट्स आर समटाइम्स सपोर्टेड। अब वही एमएलए या एमपी जेल जाके आया हो या फिर कोई क्रिमिनल कंसेंट में भराया हो, तो वो नेग्लेक्ट किया जाता है क्योंकि उनके पास से हमको फंडिंग मिली है।
ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी वरीज डेमोक्रेसी ग्लोबली। ये जो मनी के बेस पे जो रिप्रेजेंट या फिर कैंडिडेट्स चूज किए जाते हैं, उसकी वजह से डेमोक्रेसी को ज्यादा ही हार्म होता है। फोर्थ एंड लास्ट चैलेंज इज लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस। ठीक है, सो पार्टीज फेल टू ऑफर रियल अल्टरनेटिव्स टू वोट्स। अब मैं 10 साल से एक ही लीडर को एज एन पॉलिटिकल फेस रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपनी पार्टी का, तो एक टाइम पे कोई बोर हो जाएगा, राइट? क्योंकि हर बार वी कांट गिव पावर टू द सेम पर्सन, तो हमें अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ते हैं या फिर कोई बेटर इम्प्रोवाइजेशन ढूंढना पड़ता है टू रन द गवर्नमेंट। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अमॉन्ग पार्टीज आर डिक्लाइनिंग। सपोज कांग्रेस और बीजेपी इलेक्शंस लड़ रही हैं, तो उन दोनों के जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं वो दोनों सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं है, एवरीथिंग इज सेम। वो कह रहा है कि हम बिजली फ्री कर देंगे, ये कह रहा है हम पानी फ्री कर देंगे। तो दैट इज माइनर डिफरेंस जो कि हमें कोर में नहीं पता होता है, बट एग्जैक्टली आर द सेम। तो ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, जो क्वालिटी पॉलिसीज है, अगर वो चेंज ही नहीं होगी तो एज अ वोटर, एज अ पीपल ओपिनियन हम क्या सोचेंगे, अगर दोनों सेम है तो हम चूज किसे करेंगे। ठीक है, तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस इज वेरी मेन टू रन द इलेक्शन। थर्ड इज पार्टीज अग्री ऑन मेजर पॉलिसीज एंड डिफर ओनली इन डिटेल। एज आई सेड कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो मेजर पॉलिसी सेम रख रही है, लेकिन कोर जो उनकी डिटेल है वो शेयर नहीं कर रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा टू चूज होम। इन इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसी डिफरेंसेस हैव रिड्यूस्ड। ठीक है, वोटर्स लैक ऑप्शंस फॉर डिफरेंट पॉलिसीज और लीडर्स। तो हमारे पास लैक ऑफ ऑप्शंस होंगे क्योंकि दोनों ही अगर सेम चीज दे रही हैं तो हम चूज किसे करेंगे। एंड लास्टली लीडर्स फ्रीक्वेंटली स्विच पार्टीज लिमिटिंग द चॉइस। अब ये जो एमएलएज है, एमपीज है, वो क्या करते हैं, पैसे देख के पार्टी चेंज करने लगते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंट स्विचिंग ऑफ पार्टी है उसकी वजह से भी हमें काफी मुश्किल होती है टू चूज वन पर्टिकुलर पार्टी। नाउ हाउ पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड। ये सब प्रॉब्लम्स जो थे, हमने जो 4 प्रॉब्लम्स देखे, अब उनको सॉल्व कैसे करें। तो कुछ स्टेप्स हैं, कुछ मोटिव्स हैं जिनकी वजह से हम ये चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू स्टॉप डिफेक्शन बाय एमएलए एंड एमपीज। जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि ये जो एमएलए और एमपीज है वो क्या करते हैं, फ्रीक्वेंटली पार्टीज चेंज करते रहते हैं इन व्हाट डिजायरेबल कंडीशन। जहां पे उनको पैसे मिल रहे हो, जहां पे उनको सीट मिल रही हो, वो वहां पे स्विच कर जाते हैं। तो ये जो स्विचिंग का प्रॉब्लम है उनको बोलते हैं डिफेक्शन, और इसलिए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसकी वजह से अगर एमएलए और एमपी अगर स्विच करते हैं पार्टी तो वो वहीं अपनी सीट्स खो देते हैं इन लोकल असेंबली। तो इसकी वजह से जो रजिस्ट्रेटर हैं, जो दूसरे जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हैं, वो क्या होते हैं, कम हो गए, उनकी जो रेट है ऑफ डिफेक्शन इज गॉट वेरी लो। Second is the Supreme Court ordered step to reduce money and criminal influence. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि अगर तुमको इलेक्शन लड़ना है तो तुम्हें एक रजिस्टर फाइल करनी पड़ेगी जिसमें तुमको अपना एफिडेविट देना पड़ेगा। उस एफिडेविट में क्या होगा, देयर प्रॉपर्टी एंड देयर क्रिमिनल केसेस, जिनके उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस होंगे एंड जितनी दे हैव अ प्रॉपर्टी, उनके ऊपर एक एफिडेविट, एक फाइल सबमिट करो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड लेजिस्लेचर, जिसकी वजह से क्या होगा, पब्लिक को एक्सेस मिलेगा उन सब चीज का, और पब्लिक को मिलेगा कि भाई ये एमएलए या एमपी इतने एरिया में अपना प्रॉपर्टी रखता है एंड दे हैव दीस मच क्रिमिनल केसेस। ठीक है, हाउएवर देयर इज नो वेरिफिकेशन सिस्टम। अब मैंने झूठ मूठ का, जैसे कि 5 मेरे पे क्रिमिनल केस है लेकिन मैंने बताया सिर्फ एक, तो देयर इज नो पर्टिकुलर वेरिफिकेशन सिस्टम टू क्रॉस चेक द सिस्टम। Lastly, Election Commission ordered parties to hold organizational election and income tax return. तो भाई ITRs चाहिए, जो जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पर्टिकुलर ITRs फाइल होने चाहिए इन गवर्नमेंट, एंड फॉर्मेलिटी के नाम पे ही पर उनको ITR फिलिंग होनी चाहिए उनकी रेगुलरली, एंड इट इज अनक्लियर वेदर दिस हैज इम्प्रूव्ड इंटरनल डेमोक्रेसी।
सिर्फ पॉलिसी रखने के लिए गवर्नमेंट ने रख दी, लेकिन वी डोंट नो हाउ मच दीज आर इम्प्लीमेंटेड। फोर्थ इज अ लॉ शुड रेगुलेट इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब ये जो लॉ है, जो लेजिस्लेचर है या फिर जुडिशियल सिस्टम है, उनको क्या है, रेगुलेट करना है इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। दैट इज अगर कोई मेंबर रजिस्टर हो रहा है तो उन्हें प्रॉपर रजिस्ट्रेशन विथ टोकन नंबर उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंडली, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को एक चांस मिलता है बिटवीन पार्टी डिस्प्यूट। कोई भी दो रीजनल पार्टी के बीच में कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो जुडिशरी या फिर लेजिस्लेचर उसका लास्ट एक्शन लेता है। थर्डली, ओपन इलेक्शंस होते हैं टू अपहोल्ड द टॉप पार्टी पोजीशन। जो हम कहते हैं फेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, उसकी वजह से भी काफी डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं, तो उसके लिए ओपन इलेक्शंस होते हैं विद इन अ पार्टी टू अपहोल्ड दैट पोजीशन। फिफ्थ इज पॉलिटिकल पार्टी शुड रिजर्व 1/3 टिकट्स फॉर द वुमेन। ये तो मैंडेटरी है, हमने जेंडर कास्ट रिलीजन के चैप्टर में भी देखा था कि वुमेन रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट टू दे हैव अ कोटा इन पार्टी डिसीजंस मेकिंग बॉडीज। जैसे कि बीजेपी में 13% रिजर्व सीट है फॉर वुमेन रिप्रेजेंटेशन। लास्टली, इलेक्शन शुड बी फंडेड बाय द स्टेट। अब जैसे कोई नेशनली पार्टी लड़ रही है फॉर नेशनल इलेक्शंस, तो स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर सुप्रीम कोर्ट की गवर्नमेंट क्या करेगी, दे शुड सपोर्ट दोज पार्टीज एंड देयर एक्सपेंसेस इन सम अमाउंट। जैसे कि वो कैश में, या फिर दे सपोर्ट फॉर पेट्रोल रिफॉर्म्स, या फिर दे सपोर्ट बाय स्लोगन्स एंड मेंबर्स। तो इन सब का क्यूमुलेटिव वो कुछ काइंड ऑफ फंड देंगी टू दोज पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स सिक्योर्ड अर्लियर। जो लोकसभा सीट्स में या फिर राज्यसभा सीट्स में, असेंबली सीट्स में उन्होंने जितने सीट्स रिजर्व किए होंगे, उनके बेसिस पे उनको उतना फंड मिलता है। चैप्टर इज ओवर, नाउ लेट्स सी देयर इज अ समरी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज हैव नॉट एक्सेप्टेड द सजेस्टेड रिफॉर्म येट। अब जो प्रॉब्लम्स थे उनके सॉल्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ला दिए, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी पे भी तो होना चाहिए दैट दे शुड रिफॉर्म दैट लॉ और नॉट। तो अभी तक दे हैव नॉट एक्सेप्टेड एंड दिस इज टेम्पररी। Second is legal reforms may help but over regulation can be harmful. अगर कोई लीगल इम्प्लीमेंटेशन दे भी देता है या फिर कोई लॉ बना देता है लीगली, तो होता तो है, बट देयर इज अ चांस ऑफ ओवर रेगुलेशन एंड दैट कुड बी हार्मफुल टू द डेमोक्रेसी। थर्ड इज स्ट्रिक्ट लॉज मे एनकरेज पार्टीज टू बाईपास रूल। जो स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जा रहे हैं वो एनकरेज के बजाय बाईपास होते जाएंगे थ्रू पॉलिटिकल पार्टी। फोर्थ इज पार्टीज में रिफ्यूज टू पास लॉ दे डिसलाइक। मतलब ये तो अपने हिसाब की बात है कि अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं उसे पास कर दूंगा या फिर रिफॉर्म करने की कोशिश करूंगा। सो इट्स मेजरली कन्वीनियंट। पब्लिक प्रेशर थ्रू पिटिशंस, प्रोटेस्ट, मीडिया मूवमेंट कैन फोर्स रिफॉर्म्स। इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म नहीं कर रही है तो हम एज अ पब्लिक क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रोटेस्ट, वी कैन फाइल पिटिशन, वी कैन गो थ्रू सोशल मीडिया, वी कैन एक्ट ऑन सम मूवमेंट्स टू रिफॉर्म दैट स्टेट। फियर ऑफ लूजिंग पब्लिक सपोर्ट कैन मेक पार्टीज एक्ट सीरियसली। तो जैसे कि हम एज एन पब्लिक क्या कर सकते हैं, हम उस पार्टी को वोट ही ना दें, उनको सपोर्ट ही ना करें, तो इम्पैक्ट सीधा पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी पे। तो वो क्या करेंगे, वो रिफॉर्म अमेंड करना शुरू कर देंगे एंड दे हैड दैट प्रेशर कि अगर सपोर्ट नहीं करिए पब्लिक तो वी हैव टू रिफॉर्म दैट लॉ। Reforms can also occur when reform-minded citizens in the party can act. जैसे कि मैंने कहा, एक माइंडफुल या फिर कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव या कैंडिडेट्स होने चाहिए पॉलिटिकल पार्टी में टू रन द गवर्नमेंट स्मूथली। ठीक है, तो रिफॉर्म माइंडेड सिटीजन्स भी होने चाहिए टू एक्सेप्ट दोज पॉलिटिकल पार्टीज। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी नीड्स एक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन। अगर हम एज एन पब्लिक और एज एन डेमोक्रेटिक पीपल हम
पॉलिटिकल पार्टीज या फिर गवर्नमेंट को नहीं बताएंगे व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी हैव टू चेंज, तो हम एज एन एक्टिव सब पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं इन इलेक्शंस. Lastly, political reforms require more than or better political engagement in just not criticism. जो हम क्रिटिसिज्म या फ्लॉ निकालते हैं इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी, वो हमें नहीं करनी चाहिए. एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड रिफॉर्म माइंडेड होने चाहिए टू रन द डेमोक्रेसी, टू रन दैट पॉलिटिकल पार्टी माइंडफुली. तो इसी के साथ हम ये चैप्टर ओवर करते हैं. कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए. एंड इसके काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, what are the reforms that constitution have amended. Third is what are the problems political parties face, and fourth is what are the components of political party. तो ये कुछ major questions आते हैं जो मैंने highlight कर दिए हैं already in index clearly. So I will take leave. Thank you.